नमस्ते बेटा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। बीकॉम थर्ड ईयर में ये 15 मार्क्स में आता है सर जी। चलिए हम अपना समय गंवाए बगैर काम पर चलते हैं। सर जी कैपिटल स्ट्रक्चर, सर जी जैसे एक बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है, जैसे एक स्कूटर को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक बिजनेस को चलाने के लिए सर जी कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो कैपिटल इज द फ्यूल ऑफ बिजनेस। जो कैपिटल होती है एक फ्यूल का काम करती है बिजनेस के लिए। एक बिजनेस के लिए कैपिटल एक फ्यूल का काम करती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए भगवान के नाम लीजिए बच्चों। देखिए हेड लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर। उतारिए। इस चैप्टर में बेटा क्या क्या है वो सब मैं बताऊंगा आपको। आप टेंशन नहीं लेंगे मेरे बच्चे। देखिए बेसिक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा सर जी ये भी बताओगे? हाँ बेटा बताएंगे। आज हम यही बताएंगे, कल करेंगे स्टार्ट न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपको तो इससे घबराते हो थ्योरी से और मुझे पढ़ाने में मजा आता है। ये भी इंपोर्टेंट है सर। एक चैप्टर की थ्योरी माँ होती है। जिस बच्चे को थ्योरी क्लियर होती है ना किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की, न्यूमेरिकल तो अपने आप हो जाएंगे। पूरा आधार होता है, बेस होता है, बेसिक होते हैं थ्योरी में। जब तो वो पता नहीं है जी न्यूमेरिकल करा दो, क्योंकि सर जी उसमें मजा आता है। 6 नंबर की थ्योरी आएगी, 9 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। 6 नंबर छुड़वा दूं? हाँ जी छुड़वा दो। सर जी एक नंबर पे जो बच्चे टॉपर होते हैं ना, जो इंटेलिजेंट होते हैं, सर जी सीए में बच्चा एक नंबर की चीज करके जाता है। मुझे टॉपर के नाम से याद आ गया। हालांकि आज उस बच्चे की शादी भी होगी, बच्चे भी है। एक लड़की स्वाति गुप्ता, मेरी शादी भी उसने ही कराई थी। उसके भाई भी पढ़ा हुआ है आशीष, वो जैन स्कूल का टॉपर है। उसकी बहन भी बहुत इंटेलिजेंट। सर उसके कॉस्टिंग में 75 आउट ऑफ 75, 75 में से 75 नंबर आए थे सर जी उसके कॉस्टिंग में। मुझे वो आज भी घटना याद है। जरा मैं 2 मिनट लूंगा, आपको जरूर सुनाऊंगा कि जी एक्सपर्ट में ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं। सर पहली बार ऐसा बच्चा आया, मैंने कभी किसी बच्चे को वापस नहीं किया अपने दरवाजे से। मैं भी बहुत गरीब घर का बच्चा हूं, मैं भी बहुत गरीब घराने से हूं। मैंने हर परिस्थिति से जूझा हुआ हूं। मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है, मैंने भी देखी है, मैंने गरीबी छू के देखी है। तो सर वो गुप्ता जी मेरे पास आए, उनकी लड़की मेरे से पढ़ी हुई थी। तो बीकॉम सेकंड ईयर की बात है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात है। हाँ अब याद आया ना, काफी समय हो गया, 12-13 साल हो गए। तो गुप्ता जी आए मेरे पास। आज कपड़े का उनका बहुत बड़ा शोरूम है। तो गुप्ता जी आए कि सर नमस्ते। मैं नमस्ते। रात को आए 9:30 बजे अपनी लड़की की ट्यूशन की बात करने के लिए, कॉस्टिंग की। कैसा जी कॉस्टिंग की ट्यूशन पढ़नी है, एफएम की भी पढ़नी है। सर फीस बता दो। अरे मैंने गुप्ता जी कैसी बातें कर रहे हो आप बच्ची को भेज देना, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बच्ची को भेज देना। सर जी फिर भी कुछ तो कम कर लो, क्या फीस है? मैंने फीस बताई कि ये फीस है। अरे सर जी कुछ भी तो कम कर लेना। मैंने कहा मैं कोई आता है तो मैं मना नहीं करता, जो मर्जी। मैंने उनसे कहा सर जी आप जो मर्जी देना। तो वो जाते जाते जब वो जा रहे थे ना, सीढ़ियों से उतर रहे थे, पहली मंजिल से जब उतर रहे थे, तो बोले मेरे से
गुरुजी एक बात बोलूं? मैंने बोलो आप तो गुरुजी मत बोलो आपने तो मेरा रिश्ता कराया था, शादी कराई थी, तो मैंने बोलो कि आपकी लड़की ने टॉप किया है। मैंने कैसा टॉप किया है? क्या जी उसके 75 आउट ऑफ 75, मतलब 75 में से 75 नंबर आए थे उसके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। सर जी बहुत हार्ड है बीकॉम सेकंड ईयर की, 50 नंबर नहीं आते हैं उसमें, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैंने उनसे कहा अगर आपकी लड़की के 75 आउट ऑफ 75 होंगे, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, कॉस्टिंग भी पढ़ाऊंगा और एफए भी पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ऐसे कैसे आ सकते हैं? मैं कहा लड़की ठीक थी, बट ये तो बहुत बड़ी बात है, ड्यू में नंबर लाना। क्या सर ये अभी आओ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सर ये दिखा। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने उनको बहुत डांटा। मैंने कहा एक बात बताओ, अब मुझे कुछ तो 2 रुपये तो कमा लेने देते लड़की से, है मुझे प्रचार कर लेने देते मार्केट में, इतने अच्छे नंबर आए आपके बच्ची के, आपने मुझे अब क्या प्रचार करूंगा मैं तो किसी को बताऊंगा तो कोई झूठ मानेगा। जब मैंने मार्कशीट जब देखी तो वाकई उस बच्ची के 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए थे। सर जी उस लड़की ने 12th क्लास के अंदर 98 मार्क्स अकाउंटेंसी में आए थे, मेरे से ही पढ़ी थी 12th क्लास में, और उस लड़की ने गौतमपुरी 7 नंबर इसको टॉप किया था, और चौधरी मतीन साहब वहां के एमएलए थे और उसको 11,000 रुपए का इनाम भी दिया था उस बच्ची को। और सर जी और बता दूं आपको, उसके कॉस्टिंग में भी और एफए में भी 74 मार्क्स आए थे। बस बात आ गई टॉपर की तो मैंने बता दी ना, वरना मैं तो मुझे याद ही नहीं था कितने बच्चे टॉपर से एक्सपर्ट से टॉप करके जाते हैं, कितने बच्चे सीए बन के चले गए। तो देखिए थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो मैंने आपसे कहा था ये 9 नंबर में आएगा। सर ये 4 थ्योरी है इसमें, एक एनआई, दूसरा है एनओआई, तीसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच, और चौथा है एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच, एनआई का मतलब होता है नेट इनकम अप्रोच, मैं सब कराऊंगा, अभी ऐसे ही लिख दिया है एनआई एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच जो चल रही है इस टाइम, और एमएम अप्रोच। इसमें आती है आर्बिट्रेज प्रोसेस, इसमें आती है आर्बिट्रेज प्रोसेस। सर जी सीए में आता है, 15 नंबर में क्वेश्चन आता है, बीकॉम में भी 15 नंबर में आ जाता है। जब मैं सीए कर रहा था आईपीसीसी में, इसी कैपिटल स्ट्रक्चर में आर्बिट्रेज प्रोसेस का क्वेश्चन आ गया था, पूरा सही था मेरा। चलिए अब मैं आपको यहां पर आता हूं, बेसिक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं मिटाता हूं, मैं मुद्दे पे आता हूं। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लो बेसिक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये क्या है? लिख लो कैपिटल इज फ्यूल ऑफ बिजनेस। मैंने बताया था कि एक स्कूटर को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक बिजनेस को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। क्या बिगर कैपिटल के, क्या बिगर पूंजी के, क्या बिगर पैसे के बिजनेस चल जाएगा? सर जी कौन सी कैपिटल? सर जी कौन सी कैपिटल? लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड, लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। सर जी लॉन्ग टर्म फंड कहां से आएगा? सब बताते हैं। सर जी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सर जी सीए में भी आ जाता है, सीए फाउंडेशन में। सर जी
बीकॉम में भी आ जाता है और 11वीं में भी है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि बिजनेस जो चलता है वो लंबे समय के लिए चलता है, लॉन्ग रन। ऐसा नहीं है कि आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2 महीने के बाद बंद कर देंगे, 4 महीने के बाद बंद कर देंगे, 4 महीने में पूरी इतना कमा लोगे आप। तो बिजनेस जो चलाता है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यह होता है इसका आधार। मतलब जो बिजनेस चला जाएगा, हम ये मान लेते हैं, इट इज एज्यूम दैट कि बिजनेस जो चला जाएगा वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर होगा। मतलब लंबे समय के लिए कैपिटल चाहिए एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड चाहिए। तो लिख लीजिए, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी ये लॉन्ग टर्म फंड क्या होते हैं, सर जी ये भी बता दो। हाँ सब बताएंगे, सब बताएंगे बेटा, हम तो बैठे ही इसलिए तेरे को पहले बेसिक करा दें। मुझे पता है तेरा क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे के दिमाग में क्या क्या बातें आ सकती है। सर जी लॉन्ग टर्म फंड क्या होता है, सर जी कैपिटल क्या होती है, बच्चा पूछ लेता है कैपिटल क्या होती है, बच्चा 11वीं में आता है कैपिटल क्या होती है, उसे क्या पता कैपिटल क्या होती है। तो लिखिए कैपिटल फंड, लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड। इसको भी 2 भागों मार दिया, इसको भी 2 भागों मैंने मार दिया। पैसा कहां से आएगा लॉन्ग टर्म फंड, फंड का मतलब पैसा, लॉन्ग का मतलब लंबे समय के लिए। पैसा कहां से आएगा, सर जी पैसा सोर्स ऑफ फंड। एग्जाम में हमारे आ जाता था, जब हम पढ़ते थे 3 नंबर में क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज सोर्स ऑफ फंड। एक बिजनेस को चलाने के लिए सोर्स ऑफ फंड बताइए, तो वही बता रहा हूं आपको। अब चेंज कर दिया मैंने। तो लिखिए आउटसाइडर, आउटसाइडर बाहरी व्यक्तियों से पैसा ले सकते हैं। बाहरी व्यक्ति मतलब मैंने अपने भाई से पैसा ले लिया, मैंने अपने ब्रदर से पैसा ले लिया, मैंने अपनी बहन से ले लिया। सर भी और भी होते हैं, हाँ सर ही बैंक से ले लिया, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सर जी कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा देते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब पैसा देते हैं। आईडीबीआई 25 थे मेरे जमाने, अब 35 हो गए हो, 40 हो गए होंगे। देखते हैं जब आदमी किसी टच में होता है ना, अब मुझे 3 भी याद नहीं आ रहे, बड़े मुश्किल से याद आए हैं क्योंकि अब काम यूज में नहीं है। तो ये क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं, लोन देते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। आप देखते नहीं हो फोन पे आ जाता है, भाई साहब आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। रोज फोन आते हैं, 1 से लेकर 10 बार फोन आते हैं। एक बैंक वाले किसी बीकॉम को करे हुए बच्चे को या 12वीं करे हुए बच्चे को बैठा देते हैं, ले फोन नंबर ले और फोन लगाई जा, कोई तो मुर्गा फंसेगा। क्यों, बैंक क्या करता है, सस्ते रेटों पे आपसे एफडी कराता है और ज्यादा रेट पर पैसे को, तुम्हारा पैसा किसी की टोपी दूसरे के सर पे फैला देता है। बैंक का काम क्या होता है, बैंक क्या कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, 7% पे पैसा लेता है एफडी का, लंबे समय के लिए कराते हो एफडी, और वही एफडी किसी बिजनेसमैन को 12% पे 11% पे जैसा मुर्गा फंस जाए दे देते हैं। तो सर जी आउटसाइडर कौन होते हैं, लिख लो, आईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी, एफसी, ये होते हैं। और एक होता है ओइन। आज मुझे बिजनेस को चलाने के लिए मैं खुद भी तो पैसा लगा सकता हूं। सर जी ओइन का मतलब क्या होता है, खुद, सेल्फ। मेरे पास 100 करोड़, अबे है नहीं है, मजाक कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं। कहीं आप सोच बैठो कि गुरुजी 100 करोड़ रुपए के मालिक है, हाँ जी 100 पीढ़ी लग जाएंगी मेरे को कमाने में। ट्यूशन में क्या आता है,
हम तो बच्चों से भीख मांगते हैं, बेटा दियो, बेटा फीस लाए बेटा कोई आज। तो मास्टर से कभी उम्मीद मत करो कि वो करोड़पति है। दुनिया में अगर सबसे गरीब है वो कौन है? मास्टर। देखिए एक क्वेश्चन आता है, ऑनर, हु आर द ऑनर ऑफ बिजनेस? बिजनेस का ऑनर कौन होता है? हु आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस? बताइए कौन होता है? एक कंपनी में जो कंपनी चलती है वो बिजनेस है, जैसे रिलायंस है, उसका मालिक कौन है? सर जी कहने को तो लगता है जी मुकेश अंबानी है। सर जी मुकेश अंबानी मालिक नहीं है, वो सारे मालिक हैं जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। एक मुकेश अंबानी ही रिलायंस का मालिक नहीं है। सर जी वो डायरेक्टर है, सीईओ है। अरे भाई हाँ जी, उसके 51% होल्डिंग है ना, तो मालिक है। बाकी और शेयर भी और लोगों ने भी तो शेयर खरीद रखे हैं रिलायंस के, तो वो सारे भी मालिक हैं। तो हु आर दी ओनर ऑफ बिजनेसमैन? बिजनेस, एक बिजनेस का ओनर कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर होता है। कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। ये मालिक होते हैं। सर ये पैसा कैसे सोर्स से आता है? इक्विटी। अब इक्विटी लिख लीजिए, इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स। चलिए मैं आगे चल रहा हूं। जैसे एक बिजनेस है, क्या ये बिजनेस है? मतलब एक बिजनेस में या तो पैसा आप बाहर से ले लो या पैसा खुद का लगा लो। सर जी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ 50% बाहर से ले लो, लोन ले लो, 50% अपना लगा लो। तो सर इस सब की परिस्थितियां हैं, मैं आपको स्लोली समझा रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जरूरी थोड़ी ना कि सारा पैसा लोन लेकर। लिख लीजिए नंबर 1 लिख लो, ओनली डेट्स, सारा पैसा मालिक। मतलब जो बिजनेस में जो पैसा लगाया वो सारा पैसा कहां से लिया? लोन लेकर के। ओनली डेट्स। सर जी एक बात बताओ, सारा पैसा हम लोन लेकर लगाएंगे, अगर बिजनेस मेरा डूब गया तो बैंक तो मेरे मकान की, घर की कुर्की कर देगा। सर जी कितना, सर जी मोर रिस्की है। अगर आप पैसा लोन लेकर लगाओगे तो सर जी बहुत ज्यादा रिस्की है, मोर रिस्की है, हाईली रिस्क अगर आप पैसा लोन से लगाओगे। क्योंकि बैंक क्या चीज लेगी पता है आपको? सर प्रिंसिपल अमाउंट लेगी। अगर आपका पैसा डूब गया, 100 करोड़ रुपए लगाए आपने, 100 करोड़ रुपए लगाया बिजनेस में, और बिजनेस में सब पैसा तुम्हारा डूब गया। आजकल तो लेके भाग जाते हैं विदेश, विजय माल्या, नीरव मोदी। सर नहीं सर आप मत करना, ये तो मजाक चल रही है, आप कभी मत करना ऐसा। तो 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। सर जी लोन लेके, हाँ जी। सर जी अगर पैसा डूब गया तो सर जी सब कुछ डूब गया, क्योंकि हाई रिस्क है। जब पैसा डूब गया तो बैंक तो क्या कर लेगी? प्रिंसिपल अमाउंट, और क्या लेगी? इंटरेस्ट, और क्या लेगी? पेनल्टी। 3 चीज का पेमेंट करना पड़ेगा। पता लगा 100 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है, 25 करोड़ रुपए ब्याज के हो गए और 15 लाख लग गई पेनल्टी। तो 140 करोड़ रुपए का रीपेमेंट करना पड़ेगा। किसका पेमेंट करना पड़ेगा? 140 रुपए। तो लिख लीजिए हाईली रिस्क। हाईली रिस्क इसमें क्या होता है? हाई रिस्क होता है फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ
हाईली रिस्क होता है फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ रीपेमेंट। ये हो गया अगर आप पूरा पैसा 100% पैसा कहां से लगा रहे हो, लोन लेके लगा रहे हो। चलो, तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ हाई रिस्क फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ रीपेमेंट, क्योंकि बिजनेस चले या ना चले आपको बैंक को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। बिजनेस चले या ना चले आपको पेमेंट बैंक को करना ही पड़ेगा। तो जब भी तो मैंने बोला हाई रिस्क फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ रीपेमेंट, आपने साइन कर रखे हैं, फिक्स्ड कमिटमेंट कर रखा है फॉर रीपेमेंट के लिए, रीपेमेंट के लिए। तो बात समझ में आ गई। अगर आप सारा पैसा लोन लेकर लगाओगे तो आपको ये सब चीजें सहन करनी पड़ेंगी। प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और क्या देना पड़ेगा, और सर जी पेनल्टी भी देनी पड़ेगी लेट पेमेंट की। चलिए सर, ये कंडीशन अलग हुई। चलिए आगे देखिए, मैं मिटा देता हूं ये। एक सर ऐसा भी तो हो सकता है सर ये हम खुद पैसा लगा लें, ओनली इक्विटी। नंबर 2 सारा पैसा खुद लगा दें, ओनली इक्विटी। ओनली इक्विटी का मतलब खुद मालिक, मैं सारा पैसा मैंने खुद अपना बिजनेस लगा दिया। मेरे पास 100 करोड़ रुपए थे, मेरे पास कितने थे 100 करोड़ रुपए थे, और मैंने सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। मैंने सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया 100 करोड़ रुपए। अब क्या होगा सर? अब एक बात बताओ, मम्मी बोलेगी कि बेटा राशन ले आओ, सब्जियां ले आओ, आटा दाल चीनी चावल, घर का किराया बिजली पानी का बिल कहां से दोगे? क्योंकि आपने तो सारा पैसा बीच में लगा दिया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप सारा पैसा बीच में लगा दोगे तो सर जी केवल घर वाले पीटेंगे। कौन पीटेंगे? केवल घर वाले पीटेंगे। अगर आपने बाहर का लगाया तो बाहर वाले तो घर में घुस के मारेंगे, सड़क पे कपड़े फाड़ेंगे। यहां तो सिर्फ मम्मी फाड़ रही है। तो कहने का लिख लीजिए, लिख लो बेटा। मतलब कहने का मतलब है कोई बाहर वाला व्यक्ति आकर के हमें नहीं पीटेगा अगर हम अपना पैसा लगाते हैं। सिर्फ मम्मी तो पीटेगी बस। तो अब एक चीज लिख लो, तीसरा केस लिख लो, थर्ड केस में होगा डेट। कुछ पैसा डेट से लगा लो और कुछ पैसा इक्विटी से लगा लो। ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ पैसा कुछ डेट से कुछ इक्विटी से। कुछ पैसा कहां से लगा लो? डेट से। कुछ कहां से लगा लो? इक्विटी से। मतलब कुछ पैसा बाहर से ले लो, कुछ अपना लगा लो। तो लिख लीजिए, लिख लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। इसके अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब बाहर से मतलब बैंक से, इक्विटी मतलब अपनी पॉकेट से। लिख लीजिए, इट इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बी it is the best option to be followed. It is the best option to be followed in most of cases. In most of cases. Most of the cases में, ज्यादातर केसों में, हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं। हाँ जी सर, ये आपने यहां तो बात फंसा दी। हाँ जी, राजीव ज्ञान है ही फंसाने वाला। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये जिंदगी में याद रखना मेरी बात। या तो हेड होगा या टेल होगा, सिक्का खड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बोला? मोस्ट ऑफ केसेस। सर मोस्ट ऑफ, सर ये ऑलवेज क्यों नहीं लिखा? हाँ जी नहीं लिखा, मेरी मर्जी। सर जी मुझे क्वेश्चन करके बताओ कि जी कब मोस्ट में आएगा और कब ऑलवेज में आएगा।
सर जी हमेशा हम हमेशा तो कभी नहीं कर सकते हम कोई भी काम। क्या जरूरी है कि कुछ कितना पैसा, सर जी क्या क्या कोई कैसे हम डिसाइड करेंगे जी कितना डेट और कितना इक्विटी? सर जी कोई एग्जाम्पल देकर बता दो। हाँ जी नोट करिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखो इसका मतलब है, मोस्ट ऑफ केसेस का मतलब है सभी केसेस में नहीं, सभी केसेस में नहीं, ये मतलब है इसका। लिख लो, कंफ्यूजिया मत जाना। हाँ जी लिख लो, कभी कभी, कभी कभी डेट और इक्विटी, डेट एंड इक्विटी, कभी कभी डेट एंड इक्विटी होने से ज्यादा नुकसान हो जाता है। नुकसान सर जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। हाँ जी कंफ्यूज हो गए, उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अभी ये मिटाता हूं, इसके लिए पहले मैं आपको ये और समझा दूं, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ धुंधला जो दिखाई दे रहा है वो धुंधलापन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये सब उतार लिया आपने? हाँ जी उतार लिया। उतारने में तो हम एक्सपर्ट हैं सर। हाँ एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं तो उतारने में तो हम एक्सपर्ट हैं। क्या करा है मैंने? आपको वही लिखाया जो मैंने अभी समझा है, उसकी सजी मैंने डेफिनेशन लिखा दी। बच्चे के दिमाग में होता है सजी कुछ लिखा दो, वही तो लिखा है जो मैंने अभी बताया है। कहता है कैपिटल बिजनेस कैन बी रेज फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। कहता है पूंजी जो है, जो पैसा है, फंड है, वो विभिन्न सोर्सों से प्राप्त किया जा सकता है। कैपिटल, बिजनेस में जो कैपिटल लगाई जाती है, बिजनेस में जो कैपिटल लगाई जाती है, कैन बी रेज्ड, रेज किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस ऑफ, वेरियस सोर्सेस मतलब विभिन्न सोर्सों से। जैसे जैसे मैंने अभी बताया था सर जी, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का शेयर इश्यू कर दिया, इक्विटी शेयर, डेट लोन ले लिया फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एचडीएफसी बैंक से, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई सर जी लोन देती है। वित्तीय संस्थाएं हैं, इनका काम ही यही बैठा है सर जी, यही करने बैठी है ये। प्रेफरेंस शेयर से, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, और लाभांश इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है, इसलिए बोलते हैं पहले प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश। कहता है ईडीसी वी वुड रिकमेंड टू रेज फंड फ्रॉम द पर्टिकुलर सोर्स इन द सच ए मैनर सो दैट द मार्केट प्राइस पर शेयर या ईपीएस अर्निंग पर शेयर इज मैक्सिमाइज। कहता है हम इस तरह से पैसे को बिजनेस में लगाएंगे जिससे हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए, जिससे मेरा ईपीएस और मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमाइज हो जाए। हम ऐसे पैसा लगाएंगे बिजनेस के अंदर। आगे कह रहा है विच इज कंसिस्टेंट विद द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब सर जी कैसे कैसे? 20 लाख रुपए लगाने हैं, 10 लाख रुपए लगाने हैं मुझे अपने बिजनेस के अंदर। 10 लाख के लिए सर जी मैं 3 अल्टरनेटिव लगा सकता हूं। एक में सारा डेट, दूसरे में आधा डेट आधा इक्विटी, और तीसरे में इक्विटी प्रेफरेंस और डेट। ऐसे भी जा सकता हूं। तो 3 अल्टरनेटिव हो सकते हैं। मैं पहले आपको एक फॉर्मेट समझा देता हूं, ये फॉर्मेट अपने दिमाग में रखना। तो लिख लीजिए, मैं पानी पी लूं बेटा। लिख लीजिए, मैं मिटा दूं ये, अब मैं मिटाता हूं।
लिख लीजिए, ये लिख लो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव ए, बी और सी, 3 अल्टरनेटिव है। 10 लाख रुपए लगाने भी इसमें, लोन लेके लगा लो पूरा लोन, कुछ इक्विटी, कुछ 50, कुछ इक्विटी और कुछ डेट, कुछ इक्विटी, प्रीफरेंस और डेट, लगाना 10 लाख रुपए है। तो हमने 10 लाख रुपए लगा करके हमने क्या कमाया, EBIT कमाई, इसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस का प्रॉफिट बोलते हैं। जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे होने वाला प्रॉफिट। 10 लाख रुपए लगा करके 20% रिटर्न आ रही है तो 2 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, लेस इंटरेस्ट, ब्याज देंगे, क्या दूंगा, ब्याज। वो अगर है तो दे दो, नहीं तो मत दो। ये आ गया। तीसरा ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इस पर क्या दिया, टैक्स। टैक्स कोई भी दे सकता है, 40% हो सकता है, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वही आएगा। ये आ गया। इसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसे बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस प्रीफरेंस डिविडेंड, प्रीफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड दे दिया, प्रीफरेंस डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड देने के बाद प्रीफरेंस शेयरहोल्डर को जो को देने के बाद जो भी खीर बचेगी वो खीर कौन खाएंगे, टू इक्विटी शेयर होल्डर। सारी खीर कौन खाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आ रही है। अब लिखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो भी होंगे। अब मैं क्या निकालूंगा, ईपीएस। क्या निकालूंगा, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मतलब इसमें इसका भाग दे दूंगा, जैसे 1 लाख रुपये आया और ये कितना आया, 10,000 शेयर, तो कितने आ जाएंगे, 10 रुपये पर शेयर। कितने आ जाएंगे, 10 रुपये पर शेयर। मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। एक होता है, लिख लीजिए पीई रेशियो, पीई रेशियो। सर जी ये क्या होता है, पीई रेशियो क्या होता है, लिख लो। कहां लिखा, लिख दूं, जगह नहीं है, नहीं आएगा, कहां लिखूं, मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूं। अब मैं ऊपर से मिटा दूं बेटा, हाँ जी मिटा दो, लिख लो। पी रेशियो क्या होता है, सर जी क्या होता है, ये हमेशा टाइम्स में आता है, हमेशा टाइम्स में होगा। प्राइस अर्निंग रेशियो, क्या बोलते हैं इसे, प्राइस अर्निंग रेशियो। लिख लीजिए पी रेशियो एमपीएस अपॉन में ईपीएस। तो अगर अब एक बात बताओ, मुझे ये निकालना है, ये निकालना है, एमपीएस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पीई रेशियो इंटू ईपीएस। ईपीएस क्योंकि आपको ये चीज दे रखी होगी, ईपीएस आपने ये निकाल लिया, ये आपको दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। ये आ गया, एमपीएस आएगा। जो अब तीनों ऑप्शन में कैसा जी कैसे सेट करेंगे, तीनों ऑप्शन, जिसका मार्केट प्राइस
सबसे ज्यादा होगा वो हमारे लिए सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन होगा। तो बेस्ट ऑप्शन किसका होगा? जिसका मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा होगा। लिखिए अब आप, चलिए क्वेश्चन लिखिए, जब भी समझ में आएगा आपके। सर जी ये आपने उतार लिया फॉर्मेट। चलिए अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए मेरे बच्चों। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल उतारिए, मेरे साथ उतारिए। ये मैंने आज ही बैठ के बनाया है। लिखिए, टोटल फंड रिक्वायर्ड, हमें कितने पैसे की जरूरत है? 10 लाख रुपए की। पूरा चैप्टर इसी के आधार पर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर जी, मजा आ जाएगा करने के बाद। सर जी मजा आने वाला है। प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान ए, 100% इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब प्लान ये कह रहा है सारा पैसा मालिक लगा दे, ये कह रहा है। और प्लान बी क्या कह रहा है? प्लान बी क्या कहता है सर? 50% इक्विटी, 50% इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड 50% डेट। 50% का लोन ले लो, 50% का क्या ले लो? लोन। लिख लो 15% डेट। ब्याज ही दोगे डेट में, तो ब्याज का रेट भी लिखना पड़ेगा। ब्याज का रेट भी लिखना पड़ेगा, हाँ जी लिखना पड़ेगा। टैक्स रेट 40%। टैक्स की जो रेट है वो कितने परसेंट है बेटा जी? सर जी 40% है। 40% है। इनकम टैक्स दोगे? हाँ जी देंगे। कितना दोगे? अरे भाई ये सड़कें फड़कें बनती हैं, विधवा पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन, ये पुलिस फोर्स, मिलिट्री, ये कहाँ से चल रही है? कहाँ से चलती है? सजी सरकार चला रही है सर, हम टैक्स दे रहे हैं, वहाँ से चलती है। कंपनियाँ टैक्स दे रही हैं, वहाँ से टैक्स आ रहा है, जीएसटी आ रहा है। बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते ही जो दूध मक्खन जो भी, वो भी टैक्स देता है पैदा होते ही सरकार को। वहाँ चल रही है आटा दाल चीनी सब पे टैक्स लग रहा है, सरकार के पास पैसा पहुंचा टैक्स के रूप में। चलिए आगे देखिए, लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे बोलते हैं ईबीआईटी। टैक्स इसे बोलते हैं हम ईबीआईटी। ईबीआईटी सिचुएशन ए 2 लाख रुपए है। सिचुएशन ए में कितनी है? 2 लाख। और सिचुएशन बी, 2 सिचुएशन है। ये 1 लाख ले लो, हाँ जी ले लो, जो मर्जी ले लो सर। चलिए उतार लो, उतार लो बेटा। जल्दी उतारो बेटे। चलूं मैं?
लिखे दो सिचुएशन थी, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। एट EBIT लेवल ऑफ रुपीज 1,00,000 लिख लीजिए। स्टेटमेंट showing the effect of financial leverage on EPS and MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, या ऐसे लिख दो, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। आप ऐसा लिख लो, लिख लीजिए पर्टिकुलर्स लिख लीजिए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान ए और प्लान बी। चलिए पहले यहां देखते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा? पहले केसेस में सिचुएशन 1 में 2 लाख और 2 लाख, और यहां पर 1 लाख लेस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स कितने % ब्याज है? देखिए ब्याज, देखिए आपने ब्याज लोन ले रखा है, आपने पहले केस में ए में क्या है 100% इक्विटी है, तो ब्याज यहां तो होगा नहीं। और बी केस में क्या है 50% पैसा काहे से लगा रहे हैं? इक्विटी से। भाई 10 लाख में से पहले केस में क्या है सारा पैसा 100% इक्विटी है, और प्लान बी में क्या है 50% इक्विटी शेयर है और 50% क्या है डेट है। मतलब 5 लाख रुपए काहे से लगा रहे हैं? डेट से। और डेट का रेट क्या है 15%, तो 15 पंजे 75। तो आउटसाइडर को कितना लोन दोगे? 75,000। ऐसे यहां देखो, यहां पर प्लान ए में क्या 100% इक्विटी है तो कोई ब्याज नहीं है, लेकिन बी में कितनी है पूरा 50%, 75,000 रुपये। 5 लाख कैसे लगा रहे हो इक्विटी? 5 बी में क्या है 5 लाख इक्विटी, 5 लाख प्रिफरेंस सॉरी डेट, तो डेट में क्या दे रहे हो? ब्याज। अब ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स 2 लाख रुपए, 1,25,000, 1 लाख और 25,000। अर्निंग बिफोर टैक्स लेस टैक्स एट दी रेट कितने % है बेटा? 40% टैक्स है। तो 4 दूनी 8, 80,000 रुपये किसे दूंगा? सरकार को। और 1,25,000 का 1,25,000 का 50,000।
1,00,000 का 40%, 40,000 और 10,000। 1,20,000, 75,000, 60,000 और ये सर जी 15,000 रुपये। उतार लीजिए, उतार लीजिए, ये आ गया। इसे क्या बोलूंगा, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं है, तो लिखो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब चलिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर जी कितना पैसा लगा रखा है, यहाँ तो 100% इक्विटी है, तो कितने शेयर, 10 लाख पर 10 रुपये, एक शेयर कितने का, 10 रुपये का है, तो 1,00,000 शेयर आ गए। अगर प्लान बी है 50%, 5 लाख आए से इक्विटी से, 5 लाख आए से डेट से, तो इक्विटी कितना हो गया 5 लाख का 10%, 50,000। 50,000 शेयर आ गए। कितना शेयर आ गया, 50,000। यहां पूरा आएगा 1,00,000 इक्विटी शेयर, और यहां कितने आएंगे 50,000 शेयर। अब आप चाहे ऐसा भी कर सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी। सर जी क्या मतलब है, सर जी हर चीज का मतलब है इनके पास। ये कैसे आया, सी कैसे आया, ए माइनस बी, ये आया। अब आया डी, सी में से क्या लेस कर दोगे, टी, ई आ गया। और जी का मतलब अर्निंग पर शेयर। सर जी कैसे निकालेंगे, ई अपॉन में एफ। ई का मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,20, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एफ, इसका भाग इसमें दे दोगे तो क्या आ जाएगा, ₹1.20 पर शेयर कमा रहे हैं, ₹1.20 पर शेयर कमा रहे हैं। ये ₹1.5 कमा रहे हैं, और ये 60 पैसे कमा रहे हैं एक शेयर पर, ये 30 पैसे कमा रहे हैं। ईपीएस आ गया, क्या आ गया ये ईपीएस। लिखिए अब क्या पूछ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या पूछ रहा है, सर जी वापसी क्या आ रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या आ रही है। लिख लीजिए अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, बस हो गया। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 1,20,000 प्रीफरेंस डिविडेंड इंटू 100, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है 10 लाख, तो कितना आ गया 12%। कितना आ गया ये 12%। यहां पर ये कितना आ रहा है 75,000 इंटू 100 अपॉन में कितना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड 5 लाख। ऐसे ही यहां पर 60,000 इंटू 100 अपॉन में 1 लाख। ऐसे ही 15,000
इंटू 100 अपॉन में 5 लाख। ये 1 लाख नहीं आएगा, 10 लाख आएगा। 10 लाख रुपए हैं, परसेंटेज निकाल लो। 75,000 इंटू 100 डिवाइड 5 लाख, 15%। 60,000 इंटू 100 अपॉन में 10 लाख, 6%। 3%। ये आ रहा है, ये आ रहा है। आप जरा समझिएगा ध्यान से। भाई पानी पी लो, उतार लो आप। चलिए, अब मैं आपको ये लग रहा होगा सर कौन सा बेटर है। अगर सिचुएशन बन लेते हैं, सिचुएशन बन, तो ये बेटर है सिचुएशन बन में। और 50% इक्विटी है, ये बेटर है। लेकिन सर जी इस प्लान सेकंड में सर जी ये बेटर है। यहाँ 100% इक्विटी है, यहाँ पे क्या है 50% इक्विटी है। तो सर जी ये कैसे हो सकता है? हाँ जी, वही तो मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ केसेस में ये कंसेप्ट लगेगा कि कुछ पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का लगा लो और कुछ बाहर का लगा लो। लेकिन मैंने आपसे कहा था, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। यहां पर क्या, यहां पर 100% इक्विटी है, तो कौन सा ये प्लान ए 100% इक्विटी लगाओ, प्लान बी में क्यों सर जी क्यों? 10 लाख रुपए लगा करके रिटर्न कितनी आ रही थी? 1 लाख रुपए, 10% रिटर्न आ रही थी। और यहां पे कितनी आ रही थी? 10 लाख रुपए रिटर्न लगा करके 20%। सही समझा दो, अभी नहीं समझ में आया? अरे यहां पर वापसी आ रही है 20% की, तब प्लान ये बेटर है। और हम यहां कितनी आ रही है? 10% की वापसी आ रही है। इसका मतलब यह हुआ 15% ब्याज दे करके वापसी कितनी आ रही है? 20% की। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव फिगर कितनी आ रही है? 5%। नहीं आया समझ में? हाँ मुझे पता है सर, तुम्हारी बातचीत ऐसी हो जाएगी। तो यहां पे लिख लीजिए प्लान बी बेटर है। इसमें सिचुएशन वन सिचुएशन ए प्लान बी इज बेटर। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान बी इज बेटर। और सिचुएशन बी प्लान फाइनेंशियल प्लान ए इज बेटर। ए इज बेटर लिख लो भाई, आवाज सुन रहे हो? इस केसेस में सिचुएशन वन में प्लान बी बेटर है और सिचुएशन बी में प्लान इसमें है, सेकंड में है, ये प्लान बेटर है। सिचुएशन बी में ये फाइनेंशियल प्लान कौन सा बेटर है? ए। चलिए अब सर जी समझा दो आप। हाँ जी समझ लो, मुझे पता ही है ना। एक बात बताओ, उतार लिया? चलिए सही समझा दो। हाँ जी समझ लो, सही समझा दो। हाँ जी समझ लो, कैसे बेटर है? हाँ जी, सब समस्या का तोड़ है राजीव जैन। लिख लीजिए
रिटर्न, ये एग्जाम में लिखना, समझा रहा हूं, ये लिखना नहीं है एग्जाम में। आपने बिजनेस में कितने लगाए? तो बेटा कहने का मतलब यह हुआ 2 लाख रुपए हमारा क्या है, ईवीआईटी है, और हमने बिजनेस में पैसा कितना लगाया था, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कब बिजनेस में झोंक करके हम रिटर्न कितनी आ रही है सर जी? 20% रिटर्न आ रही है। क्या मतलब सर जी, समझाओ दोबारा। अरे बेटा 15% हम दे रहे हैं ब्याज के रूप में, ब्याज जा रही है हमारी 15% जा रही है 5 लाख रुपए पे, 15×5 = 75, और हमारी पॉकेट में कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। पॉकेट में आ रहा है, हमारी जेब में आ रहा है, में आ रहा है, हमारी पॉकेट से जा रहा है। नेट बेनिफिट कितना हो गया, कितना हो गया, 20 माइनस 15% = 5%। ये मतलब है इसका, 20 माइनस 15 = 5%। पॉजिटिव आ गया। सर जी कुछ लिखा दो। हाँ जी बिल्कुल लिख लो, लिख लो। मैं मिटा देता हूं, पहले मिटा देता हूं बेटा, मिटा दूं, डिलीट कर दूं बेटा। अब आपके समझ में कुछ चीजें कौन सा समझा रहा हूं मैं आपको, अब मैं आपको कौन सा समझा रहा हूं, अब मैं सब मिटा रहा हूं। बस 5 मिनट और लगेंगे बेटे, 5 मिनट का पेशेंस रखो। देखिए, डेट प्लस इक्विटी यूज करने का बेनिफिट कहां पर है, डेट प्लस इक्विटी यूज करने का बेनिफिट कहां पर है, ये कहां काम करेगा, डेट प्लस इक्विटी यूज करने का कॉन्सेप्ट ये कहां काम करेगा, लिख लो। व्हेन कॉस्ट ऑफ डेट is less than return on total assets। उतार लो, यह है मेन कॉन्सेप्ट। जब कुछ डेट यूज कर लो, कुछ इक्विटी यूज कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंडीशन संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो। जैसे हमारी पॉकेट से जा कितना रहा है, हमारी पॉकेट से जा कितना रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ 15% जा रहा है इंटरेस्ट, 75,000 रुपये। और लिखिए, लिख लो आगे, और 10% कैसे आया सर जी? 1 लाख रुपए है इंटू 100
अपॉन में 10 लाख, कितना आ गया 10%। यहां पर सिचुएशन बी में आया था 10%, तो क्या हो गया, बेनिफिट क्या हो गया, माइनस में आ गया, -5%। ये माइनस में आ गया, नेगेटिव ग्रोथ आ गई। क्या आ गई है, नेगेटिव ग्रोथ आ गई। तो आप पैसा कैसे लगाओगे, सारा पैसा सिचुएशन बी में कैसे लगाओगे, 100% इक्विटी। वही तो मैंने आपसे कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि कुछ इक्विटी और कुछ अब क्योंकि वहां पर प्रॉफिट कम हो रहा था, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, प्रॉफिट कम होता, लेकिन ब्याज जा रहा था। ब्याज जा रहा था कितना, 15%। सिचुएशन बी में ब्याज कितना जा रहा था, 15। जा कितना रहा था हमारी पॉकेट से, 15, और हमारी पॉकेट में कितना रहा है, सही ग्रोथ क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई। तो क्या होगा, लिख लीजिए डेट को यूज किया तो हमारी रिटर्न नेगेटिव आ गई। समझ में आ रही है। इसलिए यहां लिख लो, हेंस या इसलिए हर केस में डेट प्लस इक्विटी वाली चीज काम नहीं करेगी। लिख ले, कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा जी हर जगह काम करेगा डेट प्लस इक्विटी, नहीं, यहां फेल हो गया केस, तो आपको देखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, तो इसका मेन कंसेप्ट क्या हो गया, इसका मेन कंसेप्ट निकाल दिया मैंने, कंक्लूजन निकाला। मैं ये सब किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, बच्चा सोचता है किताब में आज ये राजी जैन के दिमाग में लिखा हुआ है। सर जी से बोलते हैं एक्सपीरियंस, 31 ईयर्स, 31 साल का एक्सपीरियंस। ढूंढ लियो, 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ की किताब में नहीं मिलेगा। जा, चैलेंज दे रहा हूं तेरे को, कहीं से भी ये बातें निकाल दियो, कुछ भी निकाल दियो। ये सब बनाया, मेहनत करिए, ऐसे ही सही हो जाता है। लिख कंक्लूजन या मेन कॉन्सेप्ट लिख ले, मेन कॉन्सेप्ट हिंदी में लिखा रहा हूं, जिंदगी में नहीं भूलेगा तू, मुझे पता है। लिख लिए, पॉकेट में आ कितना रहा है तथा हमारी पॉकेट से जा कितना रहा है यह है, इसको समझ ले, बस हो गया कंसेप्ट। यह है, समझ में आ गया। सर जी अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करे मैंने, नोट्स के परसों स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ रही है। चलिए, नमस्ते, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। कहां रहिए? घर पर, और सुरक्षित रहिए। नमस्ते, गुड नाइट।